हेलो स्टूडेंट, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब तक हम जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश के जो उत्तरवर्ती शासक थे, फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और हमने देखा था कि तुगलक वंश के परवर्ती शासकों के काल में जो है दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो दिल्ली से पालम तक रह गया था। दिल्ली से पालम तक रह गया था। उस समय की जनता कहती थी शहंशाह का आलम दिल्ली से पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक उसका क्षेत्र सीमित रह गया था। मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में जो है दक्षिणी भारत तो पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, दक्षिणी भारत पहले भी स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है। इधर गुजरात में एक नए राज्य की स्थापना हो गई थी, मालवा में नए राज्य की स्थापना हो गई थी, फिरोजाबाद में नए राज्य की स्थापना हो गई थी। और इधर जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है आपके तैमूर के आक्रमण की वजह से तैमूर के अधिकार में चला गया। किसके अधिकार में चला गया था? तैमूर के अधिकार में चला गया था। तैमूर ने आक्रमण किया था ना, कब किया था तैमूर? 1398 में। कब किया था? 1398 में। और 1398 में जब आक्रमण किया था तो ये जो दीपालपुर, मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र है वो किसके अधिकार में चला गया? तैमूर के अधिकार में चला गया। और तैमूर जब वापस लौटा तो एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना के गया था और उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बना के गया था। तो इस प्रकार ये क्षेत्र तैमूर के अंडर में आ गया और ये क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गया। तो इधर केवल ये क्षेत्र जो था फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों काल में जो अंतिम उत्तराधिकारी था, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक था, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और उसके समय में जो दिल्ली सल्तनत थी वो दिल्ली से पालम, ये छोटे से एरिया तक सीमित थी, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि ये अंतिम सुल्तान जो होता है तुगलक वंश का, उसकी 1412 में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 1412 में। 1412 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1412 में मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो सरदार, अमीर, उमरा जो होते हैं ना, वो एक व्यक्ति को सुल्तान बनाते हैं। उसका नाम होता है दौलत खां। क्या नाम होता है? दौलत खां। दौलत का नाम होता है उसको बनाते हैं। लेकिन खिज्र खां इस बात को सहन नहीं कर पाता है और वो खिज्र खां क्या करता है? दौलत खां पर अटैक कर देता है और दौलत खां को पराजित कर देता है। दौलत खां को पराजित करके जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दौलत खां को पराजित करके क्या कर लेता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और अब जो है कि खिज्र खां का इस क्षेत्र पर तो अधिकार था ही, है ना, मुल्तान, सिंध, दीपालपुर के क्षेत्र में अधिकार था ही, और ये क्षेत्र और शामिल हो गया। ये क्षेत्र और शामिल हो गया। इसके अलावा थोड़ा ये मेवात का क्षेत्र था, है ना, मेवात का क्षेत्र था। और ये जो आपके दोआब का क्षेत्र, ये दोआब का जो क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, दोआब का, मेवात का, और ये दिल्ली का क्षेत्र, और ये जो सिंध, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र, ये जो है खिज्र खां के अंडर में था। किसके अंडर में तो हो गया? खिज्र खां के अंडर में। और खिज्र खां जो है 1414 में शासक बन जाता है। कब बन जाता है? 1414 में शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद एक नए वंश की नींव पड़ती है। एक नए वंश की नींव पड़ती है और वो जो वंश होता है वो होता है सैयद वंश। कौन सा होता है? सैयद वंश। अब तक हमने जो पढ़ा था, गुलाम वंश पढ़ा था, खिलजी वंश पढ़ा था, तुगलक वंश पढ़ा था। अब ये चौथा वंश है, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, उसका नाम है सैयद वंश। क्या नाम है? सैयद वंश। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक। 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक लगभग कितने साल हो गए? 36 साल या 37 साल, है ना। 36-37 साल तक उसने शासन किया था, है ना। 36-37 साल तक इसने शासन किया था। हालांकि इसका शासनकाल खिलजियों के शासनकाल से ज्यादा है। खिलजियों के शासनकाल से ज्यादा है। खिलजियों ने 1290 से लेकर 1320 तक लगभग 30 साल शासन किया था। लेकिन खिलजियों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की छोटे से समय में, वो सैयद वंश प्राप्त नहीं कर सका। न तुगलकों की तरह वो कुछ कार्य कर सका, मतलब न तो वो खिलजियों की तरह कोई साहसिक अभियान कर सका। खिलजियों ने क्या किया था? साउथ को जीत लिया था, है ना, वहां से जो है कर वसूल किया था। और तुगलकों ने क्या किया था? कई प्रकार की प्लानिंगें बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रकार की प्लानिंगें बनाई थी। तो लेकिन सैयद वंश ने ऐसा कुछ नहीं किया। सैयद वंश में ऐसे शासक नहीं हुए जिन्होंने कुछ नया किया हो, कुछ स्पेशल किया हो। केवल उन्होंने इतना ही किया कि दिल्ली सल्तनत जिसका पतन होने वाला था, है ना, उसको कुछ समय के लिए बचा लिया। दिल्ली सल्तनत जिसका पतन होने वाला था उसको कुछ समय के लिए बचा लिया, है ना, बाद में जाके हुआ।
हो सकता था उनके समय हो जाता, लेकिन थोड़ा उन्होंने मेंटेन रखा और पतन नहीं हुआ। ठीक है, तो केवल इतना ही काम है। तो इस प्रकार जो है ये सैयद वंश की स्थापना होती है और ये जो है मैंने बताया 37 साल तक शासन करता है। अब बात आती है कि ये सैयद कौन थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि खिलजियों के बारे में हमने जब शुरुआत की थी तो हमने पढ़ा था खिलजी कौन थे। खिलजी कौन थे? खिलजी तुर्क थे या अफगान थे, ये हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद में तुगलकों के बारे में देखा था कि तुगलक कौन थे। हमने देखा था कि तुगलक कोई जाति नहीं थी, तुगलक तो एक व्यक्तिगत नाम था, ये भी जाना था हमने। ठीक है, वैसे आज हम जानेंगे कि सैयद कौन थे। भाई सैयद, इस वंश को सैयद वंश कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है सैयद वंश? क्यों कहा जाता है? तो सैयद वंश इसलिए क्या कहा जाता है कि एक सर हिंदी ने एक किताब लिखी है, सर हिंदी ने एक किताब लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही नाम की किताब लिखी है। और उसमें जो है इनको खिज्र खां को सैयद कहा गया है। खिज्र खां को क्या गया है? सैयद कहा गया है। ठीक है, और उसी के आधार पर लोग उसको क्या कहते हैं? सैयद। उसी के आधार पर सैयद कहते हैं। तारीख ए मुबारक शाही में खिज्र खां को सैयद कहा गया है, इसलिए इस वंश को सैयद वंश कहा जाता है। लेकिन बात आती है कि इसने सर हिंदी ने जो है आपके खिज्र खां को सैयद क्यों कहा, कि उसने उसको सैयद क्यों कहा? तो इसका एक रीजन था कि उसका जो पिता था वो था मलिक सुलेमान। क्या था? नाम था उसका पिता का, खिज्र खां के पिता का मलिक सुलेमान। और मलिक सुलेमान को जो एक सैयद जलालुद्दीन बुखारी, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, ये एक सूफी संत था, सोहरावर्दी सिलसिले का एक सूफी संत था। इसने मलिक सुलेमान को सैयद कहकर पुकारा। किसको? खिज्र खां के पिता को। खिज्र खां के पिता को सैयद कहकर किसने पुकारा? सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने। सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने जो एक सूफी संत था और सोहरावर्दी संप्रदाय का जो है संत था, और फिरोज तुगलक पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, और उसने जो है इसको सैयद कहा है। क्या कहा है? सैयद कहा है। इसके अलावा दूसरा कारण यह दिया जाता है कि सैयद जो थे वो, उनमें कुछ सैयदों की नैतिक विशेषताएं मिलती थी। जो जैसी विशेषताएं सैयदों में मिलती है वैसी विशेषताएं भी खिज्र खां और मलिक सुलेमान में थी। मलिक सुलेमान और खिज्र खां में वैसी ही विशेषताएं थी, जैसे साहस, दया, धर्म, ये सब विशेषताएं किसकी थी? सैयदों की विशेषताएं थी। और वैसी की वैसी विशेषताएं जो किसमें मिल रही है? खिज्र खां और मलिक सुलेमान में। तो इसी आधार पर जो है सर हिंदी ने जो है तारीख ए मुबारक शाही में इस वंश के जो मलिक सुलेमान था उसको सैयद कहा है, और इसी को आधार मानते हुए परवर्ती इतिहासकारों ने जो है इस वंश को सैयद वंश कहा गया। ठीक है, और सैयद वंश जो है आपके पता है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। वो खुद ही सैयद थे, वो खुद भी सैयद थे। और ये वंश वाले जो है सैयद वंश के जो लोग हैं वो मोहम्मद पैगंबर का वंशज बताते हैं अपने आप को। किसका वंशज बताते हैं? पैगंबर मोहम्मद का जो है वंशज बताते हैं कि हम जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से वंश के शासक जो है अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हैं? तो सैयद वंश के बताते हैं। ठीक है, वो इसी आधार पर कि वो अपने आप को सैयद कहते हैं। मोहम्मद साहब सैयद थे, इसलिए अपने आप को क्या बोलते हैं? सैयद। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि मोहम्मद साहब के वंशज थे या नहीं थे। हालांकि ये अरब से आए थे, ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? अरब से। और इस्लाम का उद्भव कहां हुआ था? अरब क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये उनके वंश के थे या नहीं थे। लेकिन इतिहासकारों ने सुविधा के हिसाब से इस वंश को क्या नाम दे दिया? सैयद नाम दे दिया, और वो चला आ रहा है। लेकिन अपन जो है अपन डीपली अध्ययन करते हैं तो अपने लिए जानना जरूरी होता है कि सैयद जो ये वर्ड आया है ये किस आधार पर यूज किया जा रहा है, किस आधार पर यूज किया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि सैयद कौन थे इसके बारे में। अब जो है इसका जो अगला जो सुल्तान बनता है, इसका जो पहला सुल्तान होता है वो होता है खिज्र खां। कौन होता है? खिज्र खां इसका जो है पहला सुल्तान होता है। और इसका टाइम पीरियड जो होता है 1414 से 1421 ईस्वी। 1414 से 1421 ईस्वी। कितने साल हो गया? लगभग 7 साल। लगभग 7 साल इसने शासन किया। ठीक है, अब खिज्र खां शासक बन गया। और खिज्र खां को मैंने आपको पहले बताया था कि खिज्र खां को जो है मुल्तान, दीपालपुर, सिंध का क्षेत्र का शासक किसने नियुक्त किया था? तैमूर ने। किसने नियुक्त किया था? तैमूर ने नियुक्त किया था। तो इस प्रकार तैमूर ने मतलब जो इस क्षेत्र का बनाया था, बाद में उसने दिल्ली पर अटैक करके इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उसने
सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और वो जो है अपने आप को तैमूर का प्रतिनिधि मानता था। अपने आप को क्या मानता था? तैमूर का प्रतिनिधि मानता था। और वार्षिक राजस्व जो है वो समरकंद भेजता था। वार्षिक राजस्व कहां भेजता था? समरकंद भेजता था। समरकंद क्या थी? तैमूर की राजधानी थी। तैमूर की उस समय मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद में उसका जो पुत्र है उसका नाम क्या था? शाहरुख। क्या था? शाहरुख। ये वाला शाहरुख खान नहीं है, वो पुराना वाला। इसका पुत्र था तैमूर का, है ना। इसको वो नियमित रूप से राजस्व भेजता था। किसको? शाहरुख को। तो इस प्रकार उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने जो उपाधि धारण की वो उपाधि धारण की थी रैयत ए आला। रैयत ए आला ये उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, न अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। न तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, न अपने नाम के सिक्के चलाए। जो सिक्के तुगलक काल में चल रहे थे वही चलने दिए, है ना। और जो उसने नए चलाए थे उसमें भी तुगलक शासकों का नाम था। और खुतबे में जो नाम था वो शाहरुख खां था। किसका नाम था? शाहरुख खां था। उसने जो है खुतबे में अपना नाम नहीं दिया। और खुतबे में तत्कालीन शासक का नाम दिया जाता है, लेकिन उसने शाहरुख का दिया क्योंकि वो अपने आप को शाहरुख का मतलब प्रतिनिधि मानता था। हाँ, इस क्षेत्र का गवर्नर मानता था और उसको राजस्व भेजता था। तो इस प्रकार जो है उसने एक प्रकार से उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ठीक है। अब जो है कि इसके काल में जो है कुछ खास कार्य नहीं हुए। उसके काल में जो है कुछ खास कार्य नहीं हुए। उसके काल में जो है ज्यादातर क्षेत्र में विद्रोह होता रहा। मतलब मैंने बताया था आपको कि उसके क्षेत्र में कौन कौन सा, उसके साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र था। तो ये जो देखो सिंध, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र था, और इसमें मेवात और दोआब का क्षेत्र था। मेवात और दोआब का क्षेत्र था। लेकिन पहले जो है तुगलक शासकों काल में कुछ स्वतंत्र हो गया था क्षेत्र, है ना। और उनकी आदत विद्रोही प्रवृत्ति हो गई थी। उनकी प्रवृत्ति विद्रोही हो गई थी। और इधर दोआब क्षेत्र में कटेहर वगैरह जो है कुछ जातियां वगैरह थी, है ना, वो विद्रोह कर देती थी। और इसके काल में भी जो है खिजर काल में भी विद्रोह होते रहे। कभी सिंध में होता रहा, कभी पंजाब में होता रहा, है ना, कभी दिल्ली के आसपास मेवात क्षेत्र में होता रहा, है ना। और इससे क्या हुआ कि उसका जो 7 साल का जो काल था, उसने जो 7 साल शासन किया था वो उसको विद्रोह को दबाने में ही बीत गया। इन विद्रोह को दबाने में ही बीत गया। मतलब जो शरारती तत्व थे उनको दबाने में ही बीत गया। उसने न तो कोई साम्राज्य विस्तार के लिए कोई प्रयास किया, न कोई वो प्रशासनिक बदलाव कर पाया, केवल वो विद्रोह को दबाने में उसका टाइम बीत गया। आपके क्या होता है कि मेवात क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। किस क्षेत्र में हो जाता है? मेवात क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। और कब हो जाता है? 1421 में। कब होता है? 1421 में। 1421 में मेवात क्षेत्र जो है आपको पता है कि भरतपुर का क्षेत्र भी मेवात क्षेत्र कहलाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र और दिल्ली के पास क्षेत्र ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पर जो है विद्रोह हो जाता है। तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है? खिज्र खां जाता है। ठीक है। और विद्रोह का दमन कर देता है। अब वो विद्रोह को दबा के इधर ग्वालियर होके, है ना, ग्वालियर होके इटावा, यूपी साइड में इटावा, है ना, तो वहां होके आता है वापस। लेकिन इटावा में जो है वो काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। और उसी दौरान जो है रास्ते में ही उसकी 20 मई 1421 को उसकी मृत्यु हो जाती है। 20 मई 1421 को क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? खिज्र खां की। तो इस प्रकार हमने देखा कि खिज्र खां जो है उसके काल में उसने कुछ खास कार्य नहीं किया। केवल जो विद्रोही प्रवृत्ति व्यक्ति थे उनको दबाने में ही उसके शासनकाल के 7 साल जो है खत्म हो गए। अब उसके बाद में जो शासक बनता है वो आता है मुबारक शाह। कौन बनता है? मुबारक शाह। और मुबारक शाह जो है ये इसका पुत्र था खिज्र खां का। किसका पुत्र था? खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह। ठीक है। और ये मुबारक शाह जो था ये सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक था। हालांकि ज्यादा योग्य नहीं था, लेकिन इनमें जो 4 शासक हुए थे इनमें सबसे योग्य शासक कौन सा था? मुबारक शाह। मुबारक शाह इनमें सबसे ज्यादा योग्य शासक था। और ये 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करता है। अब उसने कुछ बदलाव किए। पहला बदलाव तो इसने किया कि उसने शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की। शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की। और ये शाह या सुल्तान की उपाधि है वो संप्रभुता की प्रतीक थी। संप्रभुता की प्रतीक थी। मतलब कि मैं खुद संप्रभु हूं, जबकि उसके पिताजी खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी।
और वो जो है तैमूर के पुत्र शाहरुख का अपने आप को प्रतिनिधि मानता था, जबकि इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराया, विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराया। उसने जो है शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए, जबकि उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे, अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र शासक की भांति उसने व्यवहार किया। किसने? मुबारक खान ने। अब बात आती है मुबारक शाह के काल में कौन कौन सी घटना हुई। तो कुछ छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, जैसे 1424 में जो है आपके धार का शासक था, 1424 में धार का शासक अल्प खां था, वो आक्रमण करता है दिल्ली पर। धार का शासक अल्प खां जो है 1424 में आक्रमण करता है, लेकिन ये जो आपके मुबारक शाह होता है वो उसको पराजित कर देता है। फिर बाद में 1428 में जौनपुर जो है, जौनपुर था ना, जौनपुर जो एक हिजड़े ने सरवर उल मुल्क, मैंने पढ़ा पिछली बार बताया था कि एक हिजड़े ने जो सरवर उल मुल्क ने जो है इसकी स्थापना की थी, उसका शासक था जौनपुर का, उसका था इब्राहिम सरकी। वो भी आक्रमण करता है, वो भी आक्रमण करता है दिल्ली पर, लेकिन उसको भी जो है पराजित कर दिया जाता है। लेकिन मुबारक शाह के काल में जो सबसे ज्यादा मुबारक शाह को परेशान किया वो किया खोखर जनजाति ने। किसने किया? खोखर जनजाति ने। और ये सिंध क्षेत्र में नमक की पहाड़ियों में रहती थी, मैंने बताया था आपको, सिंध क्षेत्र में जो है नमक की पहाड़ियों में रहती थी। और इनका जो नेता था, खोखर जनजाति का जो नेता था, उसका नाम था जसरथ। क्या नाम था? जसरथ। हालांकि इसको जो है बार बार मुबारक शाह ने पराजित किया, विद्रोह का दमन किया, लेकिन इसको संपूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सका और वो हमेशा इसके लिए हमेशा बनी रही। ठीक है, तो ये इसके काल में हुआ था। इसके अलावा जो है इसके काल में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि उसका जो आपके जो वजीर था उसका नाम था सरवर उल मुल्क। क्या नाम था? सरवर उल मुल्क। इसके काल में तो मलिक तोहफा था, मलिक तोहफा नाम का जो व्यक्ति था वो था, है ना। और इसके काल में जो वजीर था वो था सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क इसका वजीर था। किसका? मुबारक शाह का। वजीर जो है बादशाह के बाद सबसे पावरफुल आदमी होता था, सुल्तान के बाद में सबसे पावरफुल आदमी होता था। और मुबारक शाह काल में कौन था? सरवर उल मुल्क। कौन था? सरवर उल मुल्क। ठीक है, अब ये सरवर उल मुल्क जो है इतना कार्यकुशल आदमी नहीं था, कार्यकुशल आदमी नहीं था। और इसके ऊपर काम, वजीर के ऊपर सारा काम होता है, वो हेड होता है बहुत सारे विभागों का, है ना। तो उसने मुबारक शाह ने सोचा कि भाई इसके ऊपर इतना प्रेशर है तो इसका कुछ न काम जो है किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, कुछ काम इसे छीन के जो दूसरे व्यक्ति को दे दे। तो उसने क्या किया, जो लेखा परीक्षण का कार्य था, जो लेखा जो होते थे राजस्व के लेखा परीक्षण का जो कार्य था वो उसे छीनकर एक दूसरे व्यक्ति को दे दिए। उसे छीनकर क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उसका नाम था कमाल उल मुल्क। क्या नाम था? कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क। ये तो सरवर उल मुल्क था और वो कि उसका नाम क्या था? कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क को दे दिया। क्या दे दिया? लेखा परीक्षण का कार्य। थोड़ा सा छीन गया, पूरा नहीं छीना था, पूरा नहीं छीना था, केवल लेखा परीक्षण का कार्य छीना था, केवल लेखा परीक्षण का कार्य छीना था। किसे? सरवर उल मुल्क से। दिया किसको था? कमाल उल मुल्क को। लेकिन इससे जो है उसने इतना अपमानित महसूस किया अपने आप को, सरवर उल मुल्क ने, कि मारनू काम छीन लियो, है ना, मेरे से काम छीन लिया। इतना जो है वो गुस्सा हो गया कि मेरे से काम छीन के उसने उसको दे दिया। ठीक है, तो गुस्सा हो गया। और जो है जब मुबारक शाह ने एक नगर बसाया था, उसका नाम क्या था? मुबारकबाद। क्या नाम था? मुबारकबाद। ठीक है, ये नाम इस नाम का एक नगर बसाया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस प्रकार का नगर किसने बसाया था, तो मुबारक शाह ने बसाया था। तो ये मुबारकबाद जो है उसने बसाया था। और जब ये मतलब जो है काम चल रहा था उसका, है ना, आरसीसी काम चल रही है ना, छत पड़ रही, उसी समय वो क्या कर रहा था? उसका निरीक्षण कर रहा था, नगर का क्या कर रहा था? निरीक्षण कर रहा था। तभी जो है वो सरवर उल मुल्क जिस उसने प्लान कर दिया था कि भाई इसको मारना है, मेरे से उसने काम छीन लिया, तो वो क्या करता है? इसका उसी समय वध करवा देता है। इसी समय क्या करवा देता है? सल्टा देता है इसको। ठीक, किसको? मुबारक शाह को सल्टा देता है। ठीक है, तो कब सल्टा देता है? 1434 में। कब? 19 फरवरी 1434 ईस्वी में इसको सल्टा देता है। ठीक है, इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद शाह। क्या नाम आता है? मोहम्मद शाह। अब मुबारक शाह का एक भाई था, उसका नाम था वजीद शाह। क्या नाम था? वजीद शाह। मोहम्मद शाह का एक भाई था, उसका नाम था वजीद शाह। ठीक है,
और वजीदिसा का एक पुत्र था, उसका नाम था मुहम्मदिसा। वजीदिसा का पुत्र था मुहम्मदिसा, ठीक है। मुबारक शाह का भाई था वजीदिसा और वजीदिसा का पुत्र था मुहम्मदिसा, ठीक है। तो इस प्रकार मुहम्मदिसा इसके क्या हो गया, भतीजा हो गया। मुबारक शाह क्या हो गया, भतीजा। तो इसके बाद में जो शासक बना मुहम्मदिसा, वो इसका पुत्र न होके भतीजा था, इसका पुत्र न होके भतीजा था, इसके भाई वजीदिसा का बेटा था। और ये जो शासन करता है 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक, 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन करता है। अब पहले हमने बात की थी कि मुबारक शाह की हत्या किसने की थी, सरवर उल मुल्क ने। किसने हत्या की थी, सरवर उल मुल्क ने। और उसके बाद में ये जो शासक बनता है मुहम्मद शाह, इसका सपोर्ट करता है सरवर उल मुल्क। क्या करता है, सपोर्ट करता है इसका, सरवर उल मुल्क इसका सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। और उसमें हमने देखा था कि बाकी सुल्तानों के सामने कि इस काल के जो सुल्तान थे वो बिल्कुल कमजोर थे, बिल्कुल कमजोर थे। और शासन सत्ता जो सारी जो थी बागडोर, वो किसके हाथ में थी, वजीर के हाथ में, सरवर उल मुल्क के हाथ में। ये तो एक कठपुतली शासक था। क्या था, कठपुतली शासक था। सारी सत्ता पर अधिकार इसने कर लिया था, सरवर उल मुल्क ने। और सबको ऑर्डर देने का कार्य, आदेश देने का, अभियानों भेजने का कार्य जो है यही करता था। और ये इसका भला नहीं चाहता था, मुहम्मद शाह का भला नहीं चाहता था, है ना, शक्ति का प्रयोग ये करता था। लेकिन एक और दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क, जिससे जो है सरवर उल मुल्क से लेखा परीक्षण का कार्य छीन के जिसको दिया था ना कमाल उल मुल्क, वो जो है खिज्र खां के वंश के प्रति, इस सैयद वंश के प्रति वफादार था। सैयद वंश के प्रति क्या था, वफादार था। क्या था, हाँ, वफादारी का नाम आते, किसका नाम आता है, कटप्पा का। किसका नाम आता है, कटप्पा। कटप्पा जो है महिष्मती साम्राज्य के प्रति वो सिंहासन से बंधा हुआ था, है ना, वैसे ही वफादार था ये। कौन, कमाल उल मुल्क, कमाल का आदमी था और जो है इससे वफादारी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। वो इसका भला चाहता था, लेकिन बहुत ही होशियार आदमी था, बहुत ही होशियार आदमी था। अब ये सरवर उल मुल्क जो है सैयद वंश का भला नहीं चाह रहा था, कमाल उल मुल्क जो है सैयद वंश का भला चाह रहा था। लेकिन ये जता नहीं रहा था, कमाल उल मुल्क जता नहीं रहा था कि भाई मैं इसका भला चाहता हूं या सरवर उल मुल्क के मैं एंटी हूं। सरवर उल मुल्क जो वजीर है उसके मैं एंटी हूं। कोई भी काम कहता ना सरवर उल मुल्क, तो कहता हाँ सा कर ले वसा, हाँ सा कर ले वसा। तो इसको सरवर उल मुल्क को उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि वो जो उसके एंटी पार्टी का है, और वो उसको बहुत ज्यादा विश्वास करता था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि सरवर उल मुल्क उसको क्या करता है, एक अभियान पर भेजता है, संभल और बदायूं। संभल और बदायूं का जो क्षेत्र होता है, संभल और बदायूं का जो क्षेत्र होता है, उसके सैनिक अभियान पर भेजता है। लेकिन जब वो सेना को लेकर जाता है तो रास्ते में क्या करता है, वो सेना को अपनी तरफ कर लेता है, सेना को क्या कर लेता है, अपनी तरफ कर लेता है। और साथ में संभल और बदायूं के जो मुक्ता थे या गवर्नर थे, उनको भी अपनी तरफ मिला लेता है। और अपनी तरफ मिला के वो क्या कर देता है, दिल्ली पर अटैक कर देता है, दिल्ली पर अटैक कर देता है। और जब सरवर उल मुल्क को पता चलता है कि यार ये तो धोखा हो गया, कि जी आदमी ना आप इनको समझियो क्या वो तो कहीं नहीं कर सके, उसने जो है अटैक कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने अटैक कर दिया तो हम क्या करते हैं, सुल्तान को मार डालते हैं। लेकिन सुल्तान खुद भी चाहता था कि सरवर उल मुल्क को मार दिया जाए, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करने देता था, है ना, मुहम्मद शाह को कोई भी कार्य नहीं करने देता था। कोई भी काम करता क्या थे कौन जानो, है ना, थे जानो को नहीं मैं कर ले, है ना। तो इस प्रकार ये खुद परेशान था, वो खुद चाहता था कि वो मर जाए, तो वो खुद षड्यंत्र में शामिल था। और जब ये लोग सरवर उल मुल्क और उसके जो अमीर लोग हैं, जब मुहम्मद शाह की हत्या करने के लिए जाते हैं, तो उसके जो अंगरक्षक होते हैं मुहम्मद शाह के, वो क्या करते हैं, सरवर उल मुल्क और उनके जो सैनिक आते हैं उसके साथ में, उनको मार डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सरवर उल मुल्क का एंड हो जाता है। अब ये थोड़ा स्वतंत्र शासक हो जाता है। और अब वजीर किसको बना देता है, वो कमाल उल मुल्क को, जिसके नेतृत्व में यह षड्यंत्र किया गया था, उसको जो है क्या बना दिया जाता है, वजीर बना दिया जाता है, ठीक है। मुहम्मद शाह जो है आपको उसको वजीर बना देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे अपन देखते हैं। इसके अलावा जो है उस काल में एक और समस्या आती है कि वो जसद खोकर सबको परेशान कर रहा है ना, खिज़र खां को परेशान कर रहा है, मुबारक शाह को परेशान कर रहा है ना, और ये जो मुहम्मद शाह को परेशान कर रहा है। इसके खिलाफ भी जो है सेना भेजी जाती है, इसके खिलाफ भी सेना भेजी जाती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि मालवा इधर पास में, दिल्ली के पास में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, मालवा का जो सुल्तान होता है, वो क्या करता है, इस पर अटैक करता है, दिल्ली पर अटैक करता है। लेकिन तभी क्या होता है, मालवा पर जो शासक यहाँ पर अटैक करने के लिए आता है, तभी पीछे से गुजरात का शासक उस पर अटैक कर देता है। मालवा की राजधानी मांडू होती है, गुजरात का शासक उस पर अटैक कर देता है, तो वो जो है वापस रास्ते से ही रवाना हो जाता है, लेकिन तभी
जो एक आपके जो है सूबेदार था आपके सरिंद और लाहौर, सरिंद और लाहौर, सरिंद और लाहौर का जो सूबेदार था, सरिंद और लाहौर का जो सूबेदार था उसका नाम था बेहलोल लोदी। सरिंद और जो लाहौर का सूबेदार उसका नाम क्या था? बेहलोल लोदी। वो आ जाता है, वो आ जाता है और वो जब मालवा का सुल्तान वापस रिटर्न हो रहा होता है तभी जो है वो पीछे से आक्रमण कर देता है, पीछे से आक्रमण कर देता है और उसका बहुत सारा साजो सामान जो होता है वो हड़प लेता है। तो इससे क्या होता है? मोहम्मद शाह खुश हो जाता है, मोहम्मद शाह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और उसको कहता है वाह बेटा वाह, है ना, तूने तो कमाल कर दिया, नहीं तो मेरी शान चली जाती है ना। तो उसने जो है उसको पुत्र के पुकारा। क्या पुकारा? पुत्र के, बेटा के पुकारा। किसने पुकारा? मोहम्मद शाह ने। किसको पुकारा? बेहलोल लोदी को। क्यों पुकारा? क्योंकि सही समय पर वो आकर उसने जो है मालवा के जो सुल्तान ने आक्रमण कर दिया था उसको वापस भेज दिया। तो उसने कहा बेटा सही समय पर तू आ गया, नहीं तो पता नहीं ये सुल्तान क्या करता। तो उसने उसको क्या कहकर पुकारा? बेटा कहकर पुकारा। किसने? मोहम्मद शाह ने बेहलोल लोदी को बेटा कहकर पुकारा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फिर बाद में क्या होता है कि 1441 में जो है बेहलोल लोदी को बेटा तो कह देता है, लेकिन बेटो कई बार जो है ज्यादा बेटो के हो तो भी खराब है ना, तो बेटा कह दिया। लेकिन बाद में 1441 में क्या किया जाता है? जसरत खोखर के खिलाफ भेजा जाता है उसको, जसरत खोखर के खिलाफ भेजा जाता है। खोखर कहाँ है? वही नमक की पहाड़ियां, सिंध क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भेजा जाता है। लेकिन ये जो बेहलोल लोदी है वो जसरत खोखर से मिल जाता है, जसरत खोखर से मिल जाता है। जसरत खोखर कहता है कि भाई आप क्यों ऐसे परेशान होते हो, आप तो बहुत पावरफुल हो, है ना, इनको जो खुद आप शासक बनने लायक हो, है ना, ऐसे भड़का देता है। तो वो जो है उसकी निष्ठा डगमगा जाती है और वो उसके पक्ष में हो जाता है और उसकी सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। लेकिन वो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाता है और पानीपत के क्षेत्र तक, पानीपत हरियाणा का क्षेत्र है ना, पानीपत, वहां तक जो है वो अधिकार करने में सफल होता है और तब तक चुपचाप रहता है कि अब जब मौका आएगा तब अटैक करेंगे, तब तो चुपचाप रहता है ना। तो इस प्रकार की ये परिस्थितियां चल रही थी और इन्हीं परिस्थितियों में जो है क्या होता है 1445 में जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। 1445 में क्या होती है? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह की बात हो गई। अब मोहम्मद शाह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन बनता है? अलाउद्दीन आजम शाह। और ये जो है अपने जो वंश का सबसे कमजोर शासक था, ये सैयद वंश का सबसे कमजोर शासक था। कौन सा? अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था और सबसे कमजोर शासक था। और जो है ये इतना कमजोर था कि इसका जो वजीर था उसका नाम क्या था? हमीद खां। इसके वजीर का क्या नाम था? हमीद खां। क्या नाम था? हमीद खां। इससे उसका झगड़ा हो गया, इसके वजीर से क्या हो गया? इसका झगड़ा हो गया। रोज का लड़ता, उठता सुबह, है ना, लड़ता रोज का, है ना। फिर बाद में इस झगड़े से परेशान होकर जो है वो 1445 में बैठता है। 3 साल बाद में 1448 में दिल्ली छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है? दिल्ली छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है? अलाउद्दीन आलम शाह, सुल्तान छोड़ के चला जाता है कि भाई मैं तो जाऊं, रोज रोज लड़ो, है ना, मैं तो जाऊंगा। और वहां कहां चला जाता है? बदायूं। कहां चला जाता है? बदायूं। और अपनी लाइफ टाइम तक, जब तक वो खत्म होता है 1476 में जब वो खत्म होता है तब तक वहीं रहता है, तब तक वहीं रहता है। कौन रहता है? अलाउद्दीन आलम शाह। मतलब ऐसा सुल्तान जो दिल्ली छोड़कर भाग गया था अपने वजीर के डर से। वजीर कौन था? हमीद खां। हमीद खां के डर से, है ना, और रोज रोज के लड़ाई झगड़े की वजह से वो छोड़ के भाग जाता है दिल्ली को। ठीक है, अब जब वो छोड़ के भाग जाता है तो शासक कौन बन जाता है? हमीद खां। लेकिन हमीद खां खुद सारी सत्ता का उपयोग करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भाई एकदम कोई आदमी मान लो कि कोई सत्ता संभाल लेता है और बाकी लोगों को पता चल जाता है अरे वो कहीं वो क्या संभाल ली, है ना, ये तो जो है इस वंश का है या फलाना वंश का है, तो सब लोग उसके विरुद्ध हो जाते। तो उसने भी चाल चली। तो उसने क्या सोचा कि भाई बेहलोल लोदी तो चाहता ही है कि दिल्ली पे शासन करना, बेहलोल लोदी चाह ही रहा है, पहले भी उसने आक्रमण किया था, क्यों ना मैं उसको बुलाऊं और उसको कठपुतली बना के मैं खुद शासन सत्ता का प्रयोग करूं। तो हमीद का क्या करता है? बेहलोल लोदी को बुलाता है। बेहलोल लोदी पहले भी ऑलरेडी तैयार था शासक बनने के लिए, तो उसको बुलाता है और चाहता है कि शासन सत्ता अपने हाथ में रहे। लेकिन बेहलोल लोदी बहुत होशियार था, उसने जो है उसको कैसे कैसे अपने मार्ग से हटा दिया, इसको मार्ग से हटा दिया और खुद शासन सत्ता संभाली। बेहलोल लोदी बहुत चालाक आदमी था, बहुत ही चालाक आदमी था। अब जब उसने शासन सत्ता संभाल ली तो फिर इसने सोचना भेजी इसको, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह को। उसने कहा कि साहब मैंने तो आपके लिए किया है, उसको हमीद खां को हटाया ना, मैंने आपके लिए हटाया है, ठीक है, आप आओ और पधारो और शासन सत्ता गद्दी ग्रहण करो। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, मैंने डर लगे, है ना, मैं तो कौन हूं, है ना। तो उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ रहा, है ना, मेरे पिता ने जो है, इसका पिता कौन था? मोहम्मद शाह। मेरे पिता ने आपको पुत्र कहा है, और
मेरी आवश्यकता के अनुसार जो बदायूं की जागीर है उससे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, इसलिए मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूं। इसलिए मैं अपना साम्राज्य क्या करता हूं, आपको सौंपता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जब उसने मना कर देता है तो फिर वो शासनता संभाल लेता है। भाई 1450 ईस्वी तो उनको बना रहने देता है, लेकिन 1451 ईस्वी में जो है वो शासक बन जाता है। कौन? बेलोन लोदी। बेलोन लोदी शासक बन जाता है और उसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह का नाम सिक्कों से सब जगह से हटा देता है और ये एक स्वतंत्र वंश की स्थापना करता है। और वो एक दूसरा वंश होता है, उसका नाम होता है लोदी वंश। क्या नाम होता है? लोदी वंश। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस वंश सेद वंश के बारे में हमने हमारा अध्ययन पूर्ण हुआ। ठीक है, कल दूसरे